आप में से जितने लोग इनकम टैक्स चुकाते हैं या फिर जिनकी आमदनी होती है लेकिन इनकम टैक्स नहीं चुकाते हैं, वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उलझन में रहते हैं, क्योंकि ये जो महीना है ना, इस महीने में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी जितना इनकम किया और जितना सरकार को दिया इनकम टैक्स के तौर पर, उसका हिसाब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए देना होता है। और ये महीने भर का आपको इस समय सीमा है जिसके तहत आप दे सकते हैं। तो बहुत सारी उलझन होती है। तो आज टैक्स गुरु में ऐसी हर उलझन कोशिश करेंगे और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु के दायरे में रहकर टैक्स तरीके भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा हमारे साथ स्टूडियो में, और हम दोनों मिलकर के आपको बहुत सारी बारीकियां समझाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी अच्छी खासी मोटी कमाई कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देना, विभाग की नज़र आप पर भी है। करें तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें और टैक्स की देनदारी को कितना जिम कर सकते हैं, ये आपको शो में बताने वाले हैं। एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग डोनेशन का रास्ता अपनाते हैं टैक्स बचाने के लिए, या फिर कई बार समाज सेवा के तौर पर डोनेशन दे रहे होते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिविजुअल हो। तो ये जो डोनेशन देते हैं ना, सेक्शन 8 देना होता है, तो उसके तहत इनकम टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में आपको नई वो जानकारी क्या होगी वो भी आपको बताएंगे। और एक और चीज़, इस टाइप की इनकम दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़रिए से। दोनों तो आपको पॉकेट में पैसा ही डालता है, लेकिन अंतर दोनों का टैक्स अलग होती है, ये भी आपको शो में बताएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शो है आज का, देखना जारी रखिए। और सबसे पहले उन लोगों के लिए, या फिर आप में से उन लोगों के लिए जो डिजिटल दौर में इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए। तो उन लोग को जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको अच्छी खासी कमाई भी होती है, और वो कमाई जाहिर तौर पर होती है, लेकिन इनकम टैक्स तो चुकाना ही चुकाना होगा। अब चुकाए कि नहीं चुकाए आप देख लीजिए, लेकिन रिटर्न फाइल करना भी एक उसकी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? देखिए लक्ष्मण, सबसे पहले तो जो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मशगूल रहते हैं, बिल्कुल, और जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आजकल इनका जो स्पेशली जेनजीज हैं, वो तो कर ही सिर्फ कंटेंट क्रिएशन रही है। हर तरह से कुछ ना कुछ, कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो साथ साथ सोशल मीडिया से उनकी कमाई हो। ज्यादातर लोग आजकल सोशल मीडिया से पैसा, और जो अपनी रिटर्न है उसमें शायद ठीक तरीके से नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू देख रही थी जिन्होंने बताया कि उनके बहुत सारी इनकम तो हो रही है इन्फ्लुएंसर के तौर पर, लेकिन उसको ढंग से दिखा नहीं पा रहे। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो अपनी इनकम कैसे रिपोर्ट करें, कहाँ रिपोर्ट करें। तो सबसे पहली कंफ्यूजन तो ये है कि आपको कौन से सेक्शन में रिटर्न भरनी है। एक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है कि आप अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस में और कॉस्ट भी, तो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स जो ADA उसके अंदर अपनी रिटर्न भरना प्रेफर करते हैं, जिसको हम प्रिजम्पटिव का सेक्शन बोलते हैं। लोगों के लिए सेक्शन 44 AD होता है, जिसकी लिमिट 2 करोड़ के नीचे अगर आपका टर्नओवर है, या 3 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, और आपका 5 ज्यादा कैश रिसीट या एक्सपेंस नहीं है, तो आप इस सेक्शन में भर सकते हैं। 44 AD ये बिजनेस वालों जो है 44 A वो फिर सकते हैं, और उनको फिर का प्रॉफिट दिखाना होता है। और जो 75 तक की रिसीट अगर लेते हैं, 75 लाख, तो उस % से ज्यादा का खर्चा या इनकम कैश में नहीं है, वो अवेल कर सकते हैं। एक से बीच में रोकूंगा आपको। दरअसल आप इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर है, तो 2 कैटेगरी में आ सकते हैं। या इस कैटेगरी में आएंगे, या तो आप प्रोफेशन की कैटेगरी में आएंगे। बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे तो आप अलग सेक्शन के तहत जाने जाएंगे, प्रोफेशन तो अलग सेक्शन के तहत जाने जाएंगे। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका टर्नओवर क्या है। नहीं, ये टर्नओवर तो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अलग मैंने बताया। अब कैटेगरी आपकी बात पे लोगों को कंफ्यूजन है। उसको क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आपको क्लैरिटी नहीं देता कि इन्फ्लुएंसर्स और इसमें से दोनों में से कौन सा सेक्शन अवेल कर सकते हैं। और कंफ्यूजन कब बढ़ी, जब इस साल जब फॉर्म आए, ITR यूटिलिटी आई, तो उसमें इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अलग से बिजनेस कोड दिखा, और उससे लोगों को लगा कि हम ये में क्वालिफाई करते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है, क्योंकि अभी तक एक्ट में जो 44 AD के प्रोफेशनल्स हैं, उनमें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, तो उसमें कंटेंट क्रिएटर्स का नाम अभी तक ऐड नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक तो इस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है डिपार्टमेंट की ओर से कि हम कंटेंट क्रिएटर्स को इसमें या नहीं, और अगर नहीं तो उनको 44 AD सूट करता है। तो 44
एडी में अगर आप जाते हैं तो भी आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करनी है। % ऑनलाइन अगर आपकी इनका प्रॉफिट दिखाना होता है, लेकिन ये मिनिमम है। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट इसमें दिखाना होगा। इसमें एक चीज और कि कंटेंट क्रिएटर जो जैसे स्टूडियो बना लिया, फिर कहीं फील्ड में चले गए, वहां पे कंटेंट क्रिएट किए, तो कई सारे खर्चे भी होते हैं, तो खर्चे डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी खर्चे आपके बिजनेस को जनरेट करने के लिए, बिजनेस इनकम जनरेट करने के सारे आप डिडक्ट कर सकते हैं। उससे कोई सीमा भी है? सीमा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस बना बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपका लॉस भी हो रहा है, आप ऑडिट करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका ऑडिट भी हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हैं, तो जैसे मैंने 6% 40 और 50% मिनिमम 44 ADA में आपको है, अगर इससे कम आपको लगता है आपका प्रॉफिट है, तो आप फिर इस सेक्शन में नहीं जा सकते। या आपका टर्नओवर जो मैंने बताया इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, तो भी खर्चे सारे बिजनेस सकते हैं। और प्रिजम्पटिव अच्छी बात क्या है कि कंप्लायंस कॉस्ट कम है, बिकॉज आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे संभाल के नहीं, और अकाउंटिंग करने हैं, आपका खर्चा उसमें अपने आप से मान लिया जाएगा। ये सारा खर्चा आपका बिजनेस इनकम का है। एक सवाल और कि इनको इनकम टैक्स रिटर्न का कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? अगर आप जैसा प्रिजम्पटिव की मैंने बात की 44 AD या ADA, इस केस में ITR 4 है, वो काफी सिंपल फॉर्म है, से सिंपल है मेरा मतलब। ITR 3 फॉर्म होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जो या तो प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो ITR 3 होता है। ITR 3 बहुत ही वास्ट फॉर्म है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है। और ITR 4 44 AD और ADA। एक छोटा सा जवाब कि जीएसटी के चक्कर में जरूर पढ़ना पड़ता है लक्ष्मण। आप सोचिए कि हैं इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी है कि उनका जीएसटी लेना भी जरूरी है। आजकल 20 लाख का टर्नओवर तो मुझे लगता है बहुत आम हो गया। इसके लिए जो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, करके अपलोड कर रहे हैं, उनकी तरह तरह से इनकम होती है कि सिर्फ जो आपको फेसबुक और यूट्यूब दे रहा है वही इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। आपको अपना पूरा नहीं हो सकता, आपके पास कोई कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आ रही है, आपको एड से मनी आ रहा है, ट्विटर से, आजकल तो ट्विटर से भी पेमेंट्स आने लग गई हैं, चाहे छोटी छोटी जितनी भी आती हैं वो भी पेमेंट्स आपको इंक्लूड करनी है। आपकी जितनी आपकी कोई कमीशन है, आप रिव्यूड दी है, आपको कोई कमीशन दी है, वो सब आपको रिपोर्ट करनी है और वो टोटल आपको देखना है। अगर आपका 20 लाख से ऊपर हो गया टर्नओवर या होने वाला है, करते हैं कि इस नंबर लेना जरूरी है और फिर आपको देखना है हम आपकी एक्सपोर्ट में क्वालिफाई करती है, कौन सी डोमेस्टिक में करती है, और उसको अकॉर्डिंगली आपको। जल्दी से एक सवाल कि बहुत सारे लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, कंपनी के पेयर की पॉलिसी वहां पे अलाउ करती है कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करके डाल सकते हैं, उससे आमदनी होती है तो उसको कैसे दिखाएं? इसमें अगर आप एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करिए एक तरह आपको सैलरी आ रही है, आप उस सैलरी को अंडर द हेड सैलरी रिपोर्ट करेंगे, इसी के साथ साथ जो आपकी बिजनेस इनकम हो रही है एग्री में आ जाएगी। तो ITR 4 की जैसे हमने बात की, ITR 4 में आप दोनों दिखा सकते हैं, आप सैलरी से इनकम भी दिखा सकते हैं, आप अपनी ये बिजनेस इनकम जो प्रिजम्पटिव में दिखा रहे हैं वो भी दिखा सकते हैं, और ITR 3 में भी अगर आप सैलरी से दिखा रहे हैं और बिजनेस, दोनों दिखा सकते हैं। चलिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनकम टैक्स चुकाना मत भूलिएगा, इनकम टैक्स मत भूलिएगा। और जैसा कि गौरी ने कहा कि जीएसटी भी आपके लिए काफी ज्यादा है। तो इस बीच के साथ हमारे पास आ चुके हैं, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से गौरव वर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव साहब नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार। बताया जाए। हाँ जी, तो मेरा प्रश्न ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मई 2023 में, और इसको फंड रिडीम किए थे 23 में ही, और इसका बेसिकली हमारा कैपिटल गेन बना था, जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेक्शन 54 के तहत रिलीज मिलना था। उसके बारे में मुझको और मेरे परिवार वालों को जानकारी, जिसकी वजह से हम इसको यूटिलाइज। तो मैं जानना चाहता हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि करा पाए टैक्स। नहीं, वो गौरी जी हैं, बिल्कुल आपको सही रास्ता बताएंगे। गौरी, क्या मामला? लक्ष्मण, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन है। उसका रीज़न ये है कि 2023 की इन्होंने बात की, उस टाइम पे रिटर्न रिवाइज करने की जो डेट थी उससे पहले अगर रिवाइज कर देते तो शायद क्लेम कर पाते। अब ये समय इतना आगे, हम 2006 हैं, आपके पास रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। अपडेटेड रिटर्न में आप कोई एडिशनल क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते, वो वाला ऑप्शन आप, और किसी तरह से में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी आपने किया, दैट वाज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। और इग्नोरेंस, आप रेक्टिफिकेशन फाइल करते हैं, आप ग्रीवियंस रेज करते हैं, या आप असेसिंग ऑफिसर से मिलते हैं और आपके पास कोई ऐसा कारण ही नहीं है। अगर कोई जेन्युइन कारण भी है तो भी ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल है रिलीफ लेना। और अगर आप सिर्फ ये बोलें कि आपको नहीं पता था, आपको ये नहीं अवेल हम कर सकते हैं, लॉ किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देता है, और इसीलिए समय समय पे हाथ करते रहते हैं ताकि। इसमें गौरव साहब, आपको पता नहीं था क्या कि हमें इसके तहत छूट मिल सकती है?
नहीं लक्ष्मण जी, ये मुझे बाद में ही पता चला। मुझे 1 साल पहले, फिर अभी अपने सीए से ही बात कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे थे कि भाई कहीं से कुछ और हमें कुछ इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो गौरी जी, कोई ऐसा ऑप्शन की जाके अपील करें कि भाई देख लो? नहीं, अब किसी भी केस में अगर वो किया president भी बन जाता होगा नहीं। इनफैक्ट इनका जो खर्चा है का या किसी वकील को, सीए को भी चार्जेस देंगे, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलेगा, मुझे लगता है वो और एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। मुझे लगता है इसमें आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा। एक निकल चुका है, अब रिटर्न रिवाइज करने की डेट नहीं है, अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन नहीं, और रेक्टिफाई करके हम तो ये सारे टाइम गौरव साहब, आपको कोई राहत मिल नहीं पाएगी। जो बेस्ट जानकारी है वो इन्होंने दी है, तो और कोई विकल्प नहीं से सकते हैं। लेकिन आपके जरिए बाकी जो दर्शक हैं उनको फायदा जरूर होगा, एक सबक उनके लिए है, या फिर कि जब भी कोई ऐसा तो इस तरह के प्रावधान है जिसका आप छूट उठा सकते हैं। हालांकि मेरा एक सजेशन ये था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चूंकि सब कुछ एआई जनरेटेड है, बहुत हो गया डिपार्टमेंट, तो बताए लोगों को खुद टैक्स की आपने ये आमदनी हुई, आप चाहें तो यहाँ ये एक अच्छा मतलब टैक्स पेयर्स फ्रेंडली होगा। चूंकि आप ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम है टैक्स लेना, लेकिन आप रास्ता भी तो दिखाइए कि भाई थोड़ा बहुत देखिए, आपके पास इतनी आमदनी हो, आपके पास बचाने के ये साधन, आप चुनना चाहें तो चुन लीजिए। ये अलग बात है कि आप सीए लोगों का धंधा थोड़ा सा उस पर असर पड़ेगा। मैं यही कहना चाह रही थी लक्ष्मण कि देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां तक कर पा रहा है एआई की मदद से, जो बता पा रहा है कि आप ये गलती से आ जाएगा, उतना हेल्प आई थिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। नहीं, बचाने का भी तरीका, बट ये टैक्स प्लानिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये मुझे नहीं लगता भी एआई कर पाएगा। इसके लिए अभी भी आपको एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने उस टाइम पे प्रोफेशनल हेल्प, डेफिनेटली आप ये टैक्स बचा पाते हैं। लेकिन ये एक ऑप्शन है, ये अच्छा मेरे हिसाब से है कि इनिशिएटिव होगा कि हर टैक्स पेयर्स के प्रोफाइल के हिसाब से ये ऑप्शन है। जैसे कि हम लोग गूगल मैप लगाते हैं ना कि यहाँ जाना है, तो 3 रास्ता और दिखाता है कि आप चाहते हैं यहाँ से भी जा सकते हैं। सरकार का रेवेन्यू बहुत लगता है इस वजह से। चलिए, अपना देख रही है, क्योंकि इनके भी अभी फिर कहाँ जाएगी इनके। खैर, अनिल है खारघर नवी मुंबई से। अनिल मिश्रा साहब नमस्ते। नमस्कार रोहित साहब, नमस्कार गौरी मैडम, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका शो रेगुलरली देखता हूँ। एक पीपीएफ के बारे में प्रश्न था, ये बताइए कि के बारे खारघर में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? आज जबरदस्त बारिश हुई कि अभी नहीं है, 2-3 दिन से बारिश नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त बारिश हुई। वहाँ पहले छोटी छोटी पहाड़ियाँ हुआ करती थी, बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा जल प्रपात है, बहुत अच्छा लगा। बताया जाए हम और गौरी मैम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? पीपीएफ के इंटरेस्ट के बारे में था, क्या हर एक साल पीपीएफ का दिखाना मैंडेटरी है सर? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को पीपीएफ का इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ का इंटरेस्ट हर साल आईटीआर में दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। आप जैसे ही 31 मार्च खत्म हो जाए, आप अपना पीपीएफ की पासबुक जो है उसको अपडेट कराएं, देखें आपका कितना इंटरेस्ट आपको उस साल में मिला है। वो जो इंटरेस्ट है, हालांकि वो टैक्सेबल नहीं होगा आपका, वो टैक्स फ्री इनकम है। आप उसको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, जरूर के लिए तो अलग से कैटेगरी है जहाँ पे आप उसको एग्जेम्प्ट दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ इस साल एक नया कॉलम ऐड हुआ है। हमने इस बारे में डिस्कशन की कि जो फैमिली से गिफ्ट्स आती हैं या कुछ ऐसी गिफ्ट्स टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं और इसको हम कैपिटल रिसीट मानते हैं, उसको हम एग्जेम्प्ट में नहीं दिखा, वो सरकार ने ऐड कर दिया है कि आप वो भी दिखाइए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास जितनी सोर्सेज से भी इनकम आई है, चाहे वो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, क्या आप वो सब कुछ दिखाइए। और ये आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि कल को आप कोई भी परचेज खरीदेंगे तो आपकी इनकम जो आपने रिपोर्ट की है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है, वो जस्टिफाई करेगी कि आप ये खर्चा कर सकते हैं और आपने इतनी इनकम डिस्क्लोज की है। तो हर साल आप अपना एग्जेम्प्ट करिए। जिस साल आपका पीपीएफ का विड्रॉल होगा तो आपको पूरा अलग से नई रिपोर्ट साल का आप सेपरेटली, बहुत बड़ा अमाउंट आपकी रिपोर्टिंग में नहीं जाएगा। और हालांकि ये सारा जो अमाउंट है ये एग्जेम्प्ट ही है। अनिल जी, कोई कंफ्यूजन? थैंक यू, मुझे पूछना था हर साल दिखाना है या क्या दिखाना है? आप सवाल पूछे तो सिर्फ आपकी समस्या नहीं सुलझी, बाकी दर्शक की भी समस्या सुलझेगी आपके सवाल के जरिए। और ऐसे ही करिए, और कोई उलझन हो तो हमने संपर्क करिए, बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। इस बीच हमारे साथ विष्णु मिश्रा साहब। मिश्रा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। मेरी क्वेरी ये है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं, आवाज आ रही है, बताएं, होते हैं तो अपने सर्विस के दौरान क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज एम्प्लॉइज की होती है, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट पर जब वो पैसा आपको मिलता है अपने थ्रिफ्ट सोसाइटी का, तो वो किस में दिखाया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या एग्जेम्प्ट इनकम में? बिकॉज मैं एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा रहा था तो ड्रॉप डाउन मेनू में उसका कोई कॉलम नहीं है।
अब बहुत लोग खुद ही ITR फाइल कर रहे हैं, देख रहे हैं मिश्रा साहब खुद ही फाइल कर रहे हैं। नहीं, ड्रॉप-डाउन जो सिंपल ITRs हैं वो खुद ही करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है। तो आपका ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये एग्जेम्पशन इसको नहीं दी गई है। ये कुछ सेविंग्स का इंटरेस्ट आ रहा है या एफडी या ऐसा कोई भी आपका इंटरेस्ट ये और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट होगा। जो आप जब इसको रिडीम करेंगे इस पैसे को होंगी जो हमने डाला था आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी और एक जो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला। तो जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कहीं भी नहीं दिखानी है क्योंकि वो आपने डाली थी और आपने उसको निकाल लिया, वो एक प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट आपको मिला है आपको उसको दिखाना है। और जैसा अभी हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस कॉलर के साथ कि इसको आप हर साल दिखाएंगे। आपको जित रहा है आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे और वेट नहीं करना है कि जब आप उसको रिडीम करेंगे पूरे अकाउंट को क्लोज करेंगे तब दिखाएंगे पूरा। तो हर एवरी ईयर आप उसको इंक्लूड करें अपने में, आपके एप्रोप्रिएट स्लैब रेट पे वो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लग के कैलकुलेट हो जाएगा। कंफ्यूजन क्लियर है मिश्रा साहब? मैम सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे को ये पूछना था एक्चुअली जनरली क्या होता है, आई मीन ज्यादातर एम्प्लॉइज क्या करते हैं हर साल उसका इंटरेस्ट ना तो वो थ्रिफ्ट सोसाइटी आपको बताती है तो इट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग और रिटायरमेंट पे इकट्ठा पैसा मिलता है योर प्रिंसिपल एज वेल एज योर। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट अक्रू हो गया है आपको वो आप सपोज करिए कि आपने उनको कहा कि आप हमें बता दीजिए इस साल में हमारा कितना अक्रूड इंटरेस्ट है और मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद भी उन्होंने आपको और आपके AIS में भी नहीं रिपोर्ट हो रहा, आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन पहले जो पॉसिबिलिटी है वो ये होनी चाहिए कि आप उसको पूछें और उसको रिपोर्ट करें। अगर नहीं किया आप सारा का सारा इंटरेस्ट अपना जब आप उसको रिडीम करेंगे तब दिखाएंगे। लेकिन कोशिश आप पूरी कीजिएगा कि आपको वो बताएं कि आपका कितना इंटरेस्ट उसमें क्रेडिट हुआ है। इनफैक्ट आपके पास कोई ना कोई बैंक कोई स्टेटमेंट या कोई पासबुक कुछ तो आपको वहाँ पे आपको बताया जाता होगा कि अपडेटेड बैलेंस कितना है, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया या इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ। अगर सपोज करिए उस स्टेटमेंट में उस एंट्री ही नहीं आ रही तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट जो आपका अक्रू भी नहीं हुआ है। और अगर आ रही है तो आप उसको जरूर दिखाइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ विष्णु साहब कि अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। दिख रहा है तो दिखाइए, नहीं दिख रहा तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात है नहीं। और अब टैक्स पेयर्स के दिल की बात वो ये है कि टैक्स बहुत जा रहा है भाई, उसको क्या तो कॉन्सेप्ट वर्षों से डोनेशन दे दो टैक्स बच जाएगा समाज। ये डोनेशन वाला जो मामला है ना, बड़ा पेच क्या है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।